दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं 140 करोड़ के लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस बात को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि इस तरह से निर्दोष नागरिकों और टूरिस्टों को कोई मार कर चला जाए। देशव्यापी इस पूरे मामले में एक देशव्यापी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि सरकार आखिर हमारी सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देती है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने की आदी रही है। लेकिन उसके पहले गृह मंत्रालय के द्वारा कल एक एडवाइजरी जारी की गई। राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की गई कि तमाम जगहों पर पूरे देश में एक मॉक ड्रिल का आयोजन कल यानी 7 मई को किया जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या होगा? ब्लैकआउट की एक्सरसाइज होगी, हवाई हमले से निपटने की रणनीति पर को अंजाम दिया जाएगा, वॉलंटियर्स के तौर पर नागरिकों और छात्रों, विशेषकर छात्रों को, स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और भी कई सारे इंतजामात हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की सुरक्षा को लेकर के भी आम नागरिकों को, सिविलियन को तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पर इसको सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कहा जा रहा है। लेकिन ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, क्या इसके पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं? 1971 के समय जब बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा था और भारतीय सेना उसमें अपनी भूमिका निभा रही थी, उस वक्त भी ब्लैकआउट जैसी चीजें हुई थी। और उस वक्त के ब्लैकआउट को जिन लोगों ने देखा है बतौर छात्र, बतौर पत्रकार या किसी और रूप में, जिनकी जो उम्र रही होगी उस दौर में जिस तरह से देखा है, कल किस तरह की एक्सरसाइज देखने को मिल सकती है, उसी सब परिस्थितियों पर 71 की घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे और बाद में पत्रकारिता को अपना करियर बनाकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और जी, सबसे धन्यवाद। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तमाम अखबारों में, आपने इंडिया टुडे में काम किया, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, दूसरे मीडिया घर इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया, हर जगह काम किया। करगिल के समय में भी आपने उस दौर में राजनीतिक पत्रकारिता की और तमाम डिफेंस की रिपोर्टिंग भी की। जॉर्ज फर्नांडिस जिस वक्त रक्षा मंत्री थे, तमाम तरह की खबरें उस दौर में आपने की। क्या लगता है, अभी जो परिस्थितियां चारों तरफ बन रही है, उस पर तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो आपका निजी अनुभव है पहले वो हमें बताइए कि 1971 के उस ब्लैकआउट को आपने कैसे देखा? जो घटना आप हमें निजी तौर पर बता रहे थे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दरमियान। दरअसल उस समय मैं तो काफ़ी छोटा था, लेकिन हम लोग आगरा गए हुए थे, मैं अपने माता-पिता के साथ। हुँ, और वहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो अचानक ब्लैकआउट हो गया। तो जी। ब्लैकआउट हो गया तो ये कहा गया कि सब सभी खिड़कियों पे आप कागज़ चिपका लीजिए, दफ्तियाँ, गत्ते चिपका लीजिए और किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का कोई लाइट नहीं जलाएगा, मोमबत्ती भी नहीं जलाएगा। जी। तो वो सब लगे होने के बाद, अखबार, गत्ते सब लगे होने के बावजूद हम लोगों से हुँ, कहा गया था कि आप बिल्कुल किसी तरीके से कुछ लाइट नहीं जलाएँगे। तो एकदम हुँ, पूरा पूरा सायरन बजता था और उसके बाद पूरे शहर की बत्ती चली जाती थी। तो एक जी। बड़ी अनिश्चितता का माहौल था, बड़ा डर-सा था, हम बच्चे ही थे उस समय, तो इसलिए तो वो अभी जब ब्लैकआउट कहा जा रहा है, तो वही मंज़र सामने आ जाता है कि जी। ऊपर से हवाई जहाज़ों के उड़ने की आवाज़, तो लगता था कि हमारे ही ऊपर गिरने आ रहा है कुछ। तो हुँ, वो एक बड़ा डर का माहौल था, तो अब लग रहा है कि एक वैसा ही डर का माहौल बना हुआ है। जी। तो एक डर का माहौल उस वक़्त आपने देखा और निश्चित तौर पर चूँकि दोनों तरफ तो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान उसी एक्सरसाइज़ के बाद एक नए राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया। लेकिन जी, जो ब्लैकआउट वाली बातें आपने की और कल के मॉक ड्रिल में भी जो एडवाइजरी है उसमें ब्लैकआउट की बातें हैं। और अभी मैं खबर देख रहा था कहीं कि 244 जिलों में शायद ऐसा है या 245 जिलों में ये एक्सरसाइज गहन तरीके से की जाएगी। सिविल डिफेंस नाम दिया गया है। तो सिविलियन को जागरूक करने के लिए हम एक मीडिया वाले भी अपनी भूमिका अपनी तरह से अपने सीमित दायरे में निभाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शरद गुप्ता जी ये बताइए, ये सिविल डिफेंस टर्म बहुत यूज़ हो रहा है मॉक ड्रिल के लिए। और जब ये सिविल डिफेंस टर्म यूज़ हो रहा है, इसमें नौजवानों को, छात्रों को
प्रबुद्ध नागरिकों को, जो भी सक्षम है उन सबको जोड़ने की बात हो रही है। बीजेपी अपने वॉलंटियर को भी जुड़ने का निर्देश दे रही है। क्या लगता है आपको ये सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म वॉर जैसी परिस्थितियों में, चूंकि इसकी समझ मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, ये बताइए कितना कारगर आज के टेक्नोलॉजिकल युग में है, और या कितना उत्साहवर्धन करने वाला कदम सरकार की तरफ से जो किया गया है ये हो सकता है? देखिए, जिस तरीके की मांग उठ रही है पब्लिक में कि साहब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तो एक लगातार सरकार उसको, उन भावनाओं को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। अगर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक कीजिए, तो हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। हमने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध कम कर लिए। तो हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ढेर सारे कदम उठा चुके हैं, व्यापारिक संबंध खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक मैसेज जा रहा है कि हम सब वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम अपने नागरिकों को वॉर के लिए सिविल डिफेंस तैयार कर रहे हैं। सिविल डिफेंस मतलब होता है कि आप अपना डिफेंस कर रहे हैं, कि अगर युद्ध हो जाए तो नागरिक खुद की सुरक्षा कैसे करें। ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है, आप नागरिक कैसे बंकर वंकर बना सकते हैं, हालांकि अभी हमारे देश में कोई बंकर तो है नहीं और ना इतनी जल्दी कोई बंकर बन सकता है। तो लेकिन जी। नागरिकों में एक भय की स्थिति व्याप्त हो रही है, और अपने को अलर्ट रखने की कि भाई, तो अलर्ट आप किस चीज से रहेंगे ये बताइए। अगर कोई मिसाइल आता है तो आप कैसे उसको पहचानेंगे कि मिसाइल आ रहा है। और अब ब्लैकआउट का कोई मतलब नहीं है। जैसा भी आपने कहा, टेक्नोलॉजी जो इस समय है उसमें कोई मिसाइल या कोई ड्रोन, उससे अटैक होता है। कोई हवाई जहाज लाहौर से चल के या कराची से चल के दिल्ली तक तो आएगा नहीं। हमारी वायुसेना उसको बिल्कुल तुरंत ही खत्म कर देगी। जैसे ही बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश भी की, तभी खत्म कर देगी। इससे पहले भी हमने देखा, हमने पाकिस्तान के अंदर उनका एक F-16 गिरा दिया। भले ही हमारा पायलट गिरफ्तार हुआ, बाद में वापस आया, लेकिन हमने तो गिराया। जी। तो ऐसे में, और हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है अभी, तो इसलिए पाकिस्तान से हमें किसी तरीके का डर नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये स्थिति युद्ध की हो सकती है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी हमारे 26 लोगों की मृत्यु पहलगाम में हुई है। अगर कहीं युद्ध होता है तो कितने लोगों की जान और जाएगी, जिसमें हो सकता है सिविलियन भी हो सकता है उसमें हमारे आर्मी के जवान भी हों, दोनों दोनों ओर के। और एक आजकल जो मॉडर्न वारफेयर है उसमें एक दिन के युद्ध की कीमत कितने हजारों लाखों डॉलर में जाती है, लाखों करोड़ डॉलर में। तो इसलिए वो आसान जी। चीज नहीं है। एक एक हवाई जहाज कितने सैकड़ों हजार लाखों करोड़ का आता है। तो इतना इतना आसान नहीं है युद्ध लड़ना। तो सरकार जो कोशिश कर रही है अपने नागरिकों को, जो उनकी भावनाएं हैं कि आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब एक दीजिए। बड़ा, शरद जी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब देना तो जरूरी है, वो तो दिया ही जाएगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के उसके एक सेशन के हिस्से को मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा है। वहां पहलगाम इंसिडेंट्स को कंडेम करने की बजाय, उसकी निंदा करने की बजाय, वहां भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये क्या है? ये ये तो बहुत ही बड़ी गलत है। अजीबोगरीब चीज है, चोरी और सीनाजोरी। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चोरी और सीनाजोरी है। पाकिस्तान को पूरी तरीके से डिप्लोमेटिकली और हर तरीके से आइसोलेट करना चाहिए। उसको उसको देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक कमर पहले से टूटी हुई है, सामाजिक कमर पहले से टूटी हुई है। और ऐसे में उसको जरूरत क्या है? उसको जरूरत है कि उसके यहाँ जो आतंकवादी पल रहे हैं उनको मारने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को एक सहारे की जरूरत है जिससे कि वो आतंकियों को मार सके। लेकिन अगर वहां की सरकार, वहां की सेना, वहां की ISI, वो सब मिलके आतंकियों को पनाह देते हैं, फिर पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए। लेकिन कभी भी कह के युद्ध नहीं होता, क्योंकि जी। उनकी भी सेना अलर्ट पे है, उनकी वायुसेना अलर्ट पे है। तो ऐसे में किसी भी युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सरप्राइज एलिमेंट। हमने जब जी। बालाकोट में भी किया था तो सरप्राइज एलिमेंट था कि हमारे जहाज श्रीनगर से नहीं उड़े थे, हमारे जहाज जोधपुर से भी नहीं उड़े थे, हमारे जहाज दिल्ली से भी नहीं उड़े थे, हमारे जहाज बरेली से। ग्वालियर से उड़ के आए। जी। तो इसलिए
वो उनको पता भी नहीं चला। ये सबसे जरूरी चीज होती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चले और पता चला कि उसकी आधी सेना गायब, आधा पाकिस्तान गायब। ऐसा होना चाहिए। और जी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो जिस तरीके के वेपन्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी नहीं जैसे नहीं, वो किसी तो ने, आपने बिल्कुल सही कहा। बांग्लादेश के समय में भी गोरखपुर का बड़ा रोल था, एयरबेस का इस्तेमाल वहां जी से हुआ था। जैसे जी उस वक्त बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं था कि न तो पूर्वी पाकिस्तान के बगल में है गोरखपुर, न पश्चिमी पाकिस्तान के बगल में। इस्तेमाल कहाँ से हो गया, ये तो खैर डिफेंस के पर्सनल तय करते हैं कि कहाँ से कैसे स्ट्राइक करनी है। ये उनका विशेषाधिकार है और उन्हीं के पास सुरक्षित रहना चाहिए। और स्वाभाविक है कि हमें उसको पहले जानने की जरूरत भी नहीं है। देशवासियों को भी पहले जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। सवाल ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां दक्षिण एशिया में बनती जा रही है, उसमें अब आपको लगता है कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर लंबे समय तक एकजुट रह पाने की स्थिति में है? बलूचिस्तान की स्थिति आप बिल्कुल देख नहीं रहे है। हैं, सिंध की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके अलावा फ्रंटियर की स्थिति आप देख रहे हैं। हर जगह पंजाब के डोमिनेंस को, पाकिस्तान वाले पंजाब के डोमिनेंस को लोग अब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल आप स्थिति ठीक है कह रहे हैं, जैसे पंजाब के अंदर पूर्वी पाकिस्तान के लोग वेस्टर्न पाकिस्तान के यानी पंजाब के डोमिनेंस को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे और एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आ गया। अब आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कम से कम 4 या 5 राष्ट्र छुपे हुए हैं। और कभी भी जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसी तरीके से कि पाकिस्तान का भी छिन्न भिन्न कभी भी हो सकता है। भारत को सिर्फ उसको एक हवा देने की जरूरत है, एक चीज। हम्म, दूसरी चीज कि हमें क्या चाहिए कि जैसे बहावलपुर है, जैसे पेशावर के आसपास है, रावलपिंडी के आसपास है, या उनके जो जो पीओके है, जहां कहीं आतंकी संगठन है, चूंकि हमें उनकी जानकारी है, हम बराबर पाकिस्तान को डोजियर्स भेजते रहते कि ये देखिए आपके यहाँ, हम्म, ये पाकिस्तान आपके यहाँ टेरर फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो ऐसी जितनी टेरर फैक्ट्रीज हैं, जब हमें आजकल मॉडर्न वारफेयर में, जब हमें सैटेलाइट के सहारे बाकायदा जगह मालूम है कि इस जगह पे है, तो हम उनको, जैसे हमने बालाकोट में किया, ऐसे इन सभी टेरर फैक्ट्रीज को। अब बताइए, अमेरिका ने जाके उसको जो जो तालिबान का हेड था, तो ओसामा बिन लादेन, उसको मार दिया पेशावर के पास। हम्म, जी मतलब सुबह सुबह, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट था। जी पाकिस्तान को तब पता चला जी। जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बगल में रावलपिंडी थी, हम्म, रावलपिंडी की पूरी कंटोनमेंट थी, उनको पता ही नहीं चला। तो हमें हम्म, यही करना है कि जब तक उनकी आर्मी को, उनकी वायुसेना को पता चले, उससे पहले ही उनका काम तमाम हो जाए, ये करना हम्म, चाहिए। तो ऐसे जी में खैर। अगर उनको हम क्रिपल जी कर देते हैं, सबसे पहली हम्म, चीज सरप्राइज एलिमेंट। दूसरा, उनके जितने भी एयर बेसेस हैं, उनको आप इतना डैमेज कर दीजिए कि वहां से उड़ान हम्म, भर ही न सके। अब क्या चीज रह जाएगी? जी सिर्फ मिसाइल और ड्रोन। तो उसके लिए हम्म, हमारे पास, हमारे भी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, हमारे एंटी हम्म, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कि उनका मिसाइल उड़ा, जैसे हम महाभारत में देखते थे, इधर से हमारा मिसाइल उड़ा और रास्ते में उनके मिसाइल को उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें जी मौजूद हैं। तो हम्म, लेकिन चीजें बहुत आहिस्ता से समझ बूझ के करने की जरूरत है। और एक तो ये लगता है कि ऐसे समय में, जब देश युद्ध के कगार पे था, देश में भावनाएं भड़क रही थी, ऐसे में हम्म, ये जातिगत जनगणना का फैसला आना, ये एक थोड़ा सा हम्म, विसंगत सा लग रहा है। कि ये फैसला ऐसा नहीं कि जरूरी था, कि इसके बिना काम नहीं चलता, कि एक बार हम्म। ये पाकिस्तान का मामला डिफ्यूज ये हो काम तो जाता, पहले हो तो जाना चाहिए था, जाति गणना वाला। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हम्म, हैं। लेकिन अभी जी ये समय नहीं था इस जनगणना, हम्म, जातिगत जनगणना को घोषित करने का। जी खैर, जातिगत जनगणना वाला मुद्दे से अलग हट करके फिलहाल हम इसी पर केंद्रित रहते हैं। एक आपने कहा डिप्लोमेटिक एफर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान का कम करना, ये दो मुद्दे हैं। तीसरा ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसको लेकर गुजराल साहब आगे बढ़े, अटल जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों को अंत तक मिला क्या? कुछ नहीं। उसके बाद की परिस्थितियों को अगर हम देखें, पिछले 20-21 साल में जो हुआ, आगरा शिखर वार्ता कैसे टूटी, मुशर्रफ आए और मुशर्रफ ने आकर के यहाँ की प्रेस का इस्तेमाल करके भारत सरकार के अंदर जो कथित लूप होल्स जो बनाने की कोशिश की और कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने की कोशिश की, यहाँ की प्रेस का इस्तेमाल करके वो चले गए। खैर,
उस पर भी हम नहीं जाते हैं। आज की जो परिस्थिति है, एक बड़ा मौजूद सवाल ये है, कई लोग ये कहते हैं, इस मुद्दे पर मतभेद रखते हैं कि पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, एक यूनाइटेड पाकिस्तान, कुछ लोग मानते हैं कि ये भारत के लिए निपटना आसान है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक बिखरा हुआ पाकिस्तान आसानी से भारत उससे निपट सकता है। क्या लगता है, पाकिस्तान अगर 2-3 पार्ट में टूटता है, वो भारत के हित में ज़्यादा है, या अभी जो पाकिस्तान का ढांचा 1971 के बाद से दिख रहा है, वो पाकिस्तान भारत के लिए निपटने के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल हो सकता है? मुझे लगता है कि जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वो हुँ, भारत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें हुँ, बलूचिस्तान है और सिंध है, तो ऐसे हुँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, तो ऐसे बहुत से देश होंगे या राज्य होंगे जो भारत के प्रति वैसा तो जो कहना चाहिए शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं रखेंगे, जैसा अभी फिलहाल पंजाब के डोमिनेंस लेकिन जो वाले सत पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन जो शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले इलाके हैं, उन्हीं का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। ये भी तो दिक्कत है। तो ठीक है, लेकिन उनकी उनकी ताकत कम हो जाएगी, है ना? उनकी कब? बार्गेनिंग चिप कम हो जाएगी, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे रूस की भी हुई। पहले 2 ध्रुवीय दुनिया थी, हुँ, एक रूस, एक अमेरिका। अब हुँ, 2 ध्रुवीय दुनिया में लोग बात करते चाइना और अमेरिका की, रूस की बात नहीं होती। रूस अब चाइना का जी, पिछलग्गू बन रहा है। तो हुँ, ऐसे ही पाकिस्तान भी कहीं न कहीं देखिएगा, अगर डिसइंटीग्रेशन होता है तो किसी और देश का, किसी और ताकतों का पिछलग्गू बन के रह जाएगा। उसके पास अपनी वो कोई तो अभी ताकत भी नहीं है, रहेगी। वैसे 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 वो तो नहीं, अभी अभी तो भी कम है से कम हम पिछलग्गू। परेशान, अभी हमें परेशान करने की स्थिति में तो है, तो परेशान करने हुँ, की स्थिति में नहीं रहेगा। अभी जहाँ से वो हुँ, लॉन्च पैड्स हैं उनके, उसमें थोड़े से ही पंजाब में हैं, अधिकतर जी, उधर उनके पीओके में हैं और दूसरे-दूसरे प्रदेशों में हुँ, हैं। तो और जो जो भारत पे हमला हुआ था मुंबई पे, वो कराची से लोग चले थे। तो हुँ, अगर ये डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो इनके पास पोर्ट नहीं रह जाएगा। जी, पंजाब तो लैंडलॉक्ड स्टेट रह जी, जाएगा। तो हुँ, ऐसे में पंजाब की अपनी ताकत बहुत कम हो जानी है। पंजाबियों की ताकत, एक जो सबसे भलमनसाहत वाला पंजाबी था, उसको तो उन्होंने जेल में डाल रखा है। एक हुँ, दूसरा पंजाबी है जो जो देश में नहीं है। तो जी, पंजाबियों में भी आपस में एकता नहीं है। तो खैर हुँ। ये अलग विषय है। तो मेरा ये कहना नहीं, था, आपका जो जो इशारा आपने। इमरान खान और नवाज़ शरीफ की तरफ था। ओह! जी, ठीक जी। है, जी। एक चीज़ तो इस पे थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अक्सर देखा गया कि पाकिस्तान में जब मिलिट्री रूल रहा, तब पाकिस्तान में जब दिखावे की ही डेमोक्रेसी, हालाँकि वहाँ तो हमेशा मिलिट्री रूल रहता है। दिखावे वाली एक डेमोक्रेसी रहती है जिसमें शहबाज शरीफ अभी है, कभी इमरान खान थे, कभी नवाज़ शरीफ थे, कभी बेनज़ीर भुट्टो थी, कभी कोई और था। वो दौर हो, कोई विशेष फ़र्क पड़ता नहीं है अप्रोच के ऊपर। नवाज़ शरीफ के रहते सभी जानते थे कि करगिल किसने कराया, वो तो लाहौर बस यात्रा वहाँ पहुँची हुई थी। वो नई एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। किसने कराया सबको पता है। उसके बाद अभी आप देखें, चीज़ें पटरी पर लाने की कोशिश कहाँ से हो रही थी? करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने से। जब इमरान खान, नवजोत सिंह सिद्धू का भी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि दोनों क्रिकेटर थे, इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू। इनकी एक बड़ी भूमिका थी कि कैसे इसको खोला जाए। भारत सरकार की भी अपनी भूमिका थी कि हमारे जो सिख भाई हैं उनको वहाँ तक गुरु नानक के पवित्र स्थल तक पहुँचाया जाए। पहुँचने के लिए पासपोर्ट के लिए की सिर्फ ज़रूरत हो, वीज़ा की ज़रूरत ना हो। अचानक बीच में बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया। पुलवामा के बाद अब देखें तो पहलगाम हो गया, उसके पहले उरी हो गया था। ये पाकिस्तान का जो कुत्सित प्रयास है, ये कब तक चलता रहेगा, ये बिना कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर के चलें और इससे हो जाएगा, ये तो हम चल ही रहे हैं लगातार। जो मोदी जी कहते हैं या भाजपा वाले कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? हालाँकि हमने देखा कि 70 साल में पाकिस्तान बिखर गया। आज अगर दोनों पाकिस्तान एक होते, पूरब वाले और पश्चिम वाले, तो ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन एक था कि वो बिखर गया, ताकत आधी हो गई। लेकिन आधी ताकत जब इतनी परेशान कर रही है, 2-3 वॉर हो गए, फिर एक सीमित वॉर करगिल में हो गया। अब आपके सामने कल के बाद कैसी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है? देखिए, पहली चीज़ तो मेरा ये मानना है कि 2 भले ही पाकिस्तान हो गए हों, लेकिन दोनों हुँ, पाकिस्तान फिलहाल
हमारे हित में नहीं दिख रहे हैं। न तो जी बांग्लादेश बहुत हमारे पक्ष में है और पाकिस्तान तो परेशान करता ही रहता है। पाकिस्तान में हम्म, वो ताकत नहीं है हमें परेशान कर पाए, लेकिन जैसे हम्म, मक्खी मच्छर होते हैं तो आपको काटते रहते हैं, चुटकी काटते रहते हैं, तो आपको जी दिक्कत होती रहती है। तो बस वही है, तो कहीं यहाँ काट देगा, वहीं वहां काट देगा, और फिर हम बनाते रहते हैं। बताइए, इतना बड़ा शरीर है और ये एक जरा से मक्खी और एक मच्छर हमें परेशान कर रहा है। तो वो हम्म। पाकिस्तान की वो स्थिति है। तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो चुटकी काटता है ना, वो चुटकी काटना बंद करे। और उसका एक ही उसके तरीका है, लिए तो उसके हाथ डीडीटी पैर का इतने, छिड़काव काफी होता है मच्छर के लिए। उसके उसके हाथ पैर इतने काट दीजिए, जहां से वो डंक मारता है हम्म, वो डंक ही निकल जाए उसका। तो बिल्कुल आप हम्म, सही कह रहे हैं कि उसके डिसइंटीग्रेशन करना जरूरी है। और देखिए, आपने जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की थी, उसका मैं बता देता हूँ कि अब हमारे यहाँ हार्डबॉल डिप्लोमेसी हो रही है। हम्म। हम झुकने वालों में से नहीं है। अब हम क्या आंखें लाल करके बात करने वालों में से हैं। तो चाहे देखिए, आप झुकने वाला देखिए जिस भारत तो तरीके, पहले भी नहीं था। आप देखिए, झुकने वाला नहीं, भारत अभी होता तो आपने कहा पाकिस्तान ट्रैक को टू दो पार्ट में ही डिप्लोमेसी, देखिए, तोड़ता। हाँ, नहीं नहीं, अटल कश्मीर के बिहारी मामले वाजपेयी पे ने भी, जरूर कुछ पाकिस्तान नहीं के किया मामले, था। जब संसद पर अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नहीं किया था, ये बात जरूर है। जब अक्षरधाम पर अटैक हुआ, कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन झुकने वाला भारत तो कभी रहा नहीं है। लेकिन कुछ नहीं कर पाए तो मतलब क्या हुआ? कि आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आपके आगे उसकी औकात कुछ नहीं है। उसके बाद हम्म, भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये तो गलत बात थी ना। हम्म, अब इसीलिए इस समय देश मान रहा है कि एक हमारा जो नेता है 56 इंच चौड़ी छाती का है, जो किसी से हम्म, दबता नहीं है, विश्व गुरु हम्म, बना चुका है, खुद विश्व गुरु है, जिसके जी। जितने भी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, सभी के हम्म, मतलब राष्ट्राध्यक्ष उसके उससे वो बराबरी में बात करता है, किसी के आगे हम्म, झुकता नहीं है। तो इसीलिए जी। मुझे लगता है कि इस समय लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं इस सरकार से बहुत हम्म, ज्यादा हैं। और ये जितने भी स्टेप्स आप जी। देख रहे हैं, चाहे वो पानी बंद हम्म, करने का हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम करने का हो, चाहे कम्युनिकेशंस खत्म करने का हो, चाहे एयर स्पेस बंद करने का हो, या व्यापारिक संबंध खत्म करने का हो, तो ये सारे जितने भी फैसले हैं, सारे के सारे जनता की उसी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं। और आज भी जो हम्म, बात हो रही है कि साहब अटैक हो सकता है या सिविल डिफेंस के लिए तैयार कीजिए, तो वो लोग जो हम्म, बिल्कुल एकदम कह रहे हैं कि साहब हम चलिए, चलने को तैयार हैं, हम मारने को तैयार है पाकिस्तान, बताइए क्या करना है। तो ऐसे लोगों को, जैसे आपको इसका एक, हालांकि इससे बहुत मौजू नहीं है लेकिन मिलता जुलता है उदाहरण, जी। कि जब राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, तो हम्म, विश्व हिंदू परिषद बार बार वहां पे कार सेवा की आह्वान करती थी। और होता हम्म, क्या था कि साहब एक मुट्ठी बालू उठाइए और डाल दीजिए। तो लोग कहते थे ये सांकेतिक हमसे नहीं चलेगा, हम तो खुद बिल्कुल एकदम जो जिसको आप बचाना चाहते हैं उसको हमने डिमोलिश कर दिया। तो हम्म। जनता की वो भावनाएं होती है कि किसी भी सरकार किसी के संगठन के अधीन नहीं होती। तो जब नहीं इस नहीं, तो इस अभी तो जनता को ऋषि लगेगा, जी, सॉरी, तो लग रहा है शरद जी, कि साहब, हम्म, शरद जी, अभी तो मैं बिहार में आया हूँ और ग्रामीण इलाके में हूँ। और लोगों से बातचीत करने के बाद जो दिखाई दे रहा है, वो तो लोग एकदम कह रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी ने किया वैसे ही एक्शन की जरूरत है। इंदिरा गांधी ने बिल्कुल दो ठीक कह पार्ट रहे में हैं। टूटा तोड़ा, और पाकिस्तान को एकदम इंदिरा गांधी वाले एक्शन से कम नहीं होना चाहिए। ये जन भावना है। ये अलग बात है कि सरकार को क्या सूट करता है वही करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और देश के अंदर की परिस्थितियां और जो सेना जिस प्रकार से चीजों को उचित समझती है वही करना चाहिए। लेकिन जन भावना तो वही है कि इंदिरा गांधी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज और लोगों को दिखाई दे रही है। जानते हैं क्या? वो हम्म, आप लोगों से बात करने कीजिए तो पता चल जाएगा। 2013-14 के चुनाव अभियान में एक सर के बदले 10 सिर लाने वाली बात जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकली थी, लोगों ने उसको पकड़ लिया है। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई उतना बड़ा एक्शन होना चाहिए जो इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि अंततः इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो भाजपा समर्थक है वो भी चाहते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई सर्वश्रेष्ठ या कोई खराब होता है। सभी प्रधानमंत्रियों ने जिसको जितना मौका मिला अपने हिसाब से देश के लिए बेहतरीन काम किया है। लेकिन
अब ये इस तरह के बयानों के बाद अब सरकार के ऊपर भी है कि नहीं भाई जवाब तो देना है और जन भावनाओं के अनुरूप जवाब दिया भी जाना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि आपने करगिल का भी दौर देखा है, आपने तो उस वक़्त दिल्ली में काफ़ी करीब से, सत्ता प्रतिष्ठान के करीब से आपने पत्रकारिता की है। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में आप किस तरह का फ़र्क देखते हैं? या यदि हम पार्लियामेंट अटैक की बात करें, उसके बाद की परिस्थिति को देखें, उस परिस्थिति को और आज की परिस्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट पे अटैक जो हुआ था, ये माना गया कि देश के हृदय पे हमला हुआ है। हुँ, जी, और अगर थोड़ी-सी चूक हो जाती और हमारे कुछ सांसदों पे अगर जानलेवा हमला हो हुँ, जाता, तो कहाँ स्थिति होती? तो जी, देश के दिल पे जो हृदय पे आघात किया गया, उसका जवाब हमें तुरंत देना चाहिए था। हमने हुँ, सेनाओं को मोबिलाइज़ भी कर दिया। हुँ, फॉरवर्ड लाइन पे सारी सेनाएँ पहुँच गई थीं। लेकिन फिर हम जी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में या जो भी था डिप्लोमेसी थी, उसमें हम रुक गए, पीछे हट गए। लेकिन मेरा मानना है कि उसी समय हमें जवाब देना चाहिए था, तो आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि चाहे वो 26/11 करता या उसके बाद पुलवामा करता या उसके बाद हुँ, ये जो अभी हमला किया है जी, पहलगाम में। तो ये सारी जी, चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप किसी भी समस्या को जड़ में दबा दें, तो हमसे वही हुँ, भूल हुई। चाहे वो कश्मीर में मिलिटेंसी का मामला था, चाहे वो हुँ, पाकिस्तान का मामला रहा, तो हम उसको डिप्लोमेसी में आ जाते हैं। इस हुँ, समय हम डिप्लोमेसी में हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं। हम बाकी देशों से बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, ये इसने बदतमीज़ी की है। ये एक रोग कंट्री है। ये एक हाथ से निकली हुई चीज़ है, जिसको हम इतनी बार वार्न कर चुके हैं। अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा है, बजाए इसके कि सिवाय इसके कि इसके ऊपर हमला किया जाए, इसके जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको क्रिपल कर दिया जाए, इसके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उन पे हमला हुँ, किया जाए। तो ऐसा हम एक माहौल तैयार कर रहे हैं और ये जो आप मॉक ड्रिल कल देखेंगे, वो भी उसी उसी हुँ, माहौल का एक हिस्सा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पता चल जाए कि भारत की जनता क्या चाहती है और भारत की जनता जो चाहती है, उसे पाने के लिए किस हद तक तैयार है। चलिए देखते हैं कि किस हद तक कल के बाद पाकिस्तान के अंदर भय व्याप्त होता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अंदर से तो डरा हुआ ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं वो अपने आप को एक खाल ओढ़ करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा है नहीं। नेशनल असेंबली की भाषा भी वही लग रही है और जो वीडियो रिलीज़ किया जा रहा है, जो आसमानी जो उसकी जो कोशिशें हैं एयर फ़ोर्स की जो दिखाया जा रहा है, वो हालाँकि वो वीडियो मुझे पहली नज़र में तो फ़ेक लगता है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। लेकिन जो चीज़ें दिखाई जा रही है, कहीं न कहीं उस डर की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है कि एक डरा हुआ व्यक्ति, एक डरा हुआ राष्ट्र दूसरे को और ख़ासकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चलते-चलते शरद जी संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे, करगिल के वक़्त साउथ ब्लॉक में आपने किस तरह की गतिविधियाँ देखी थी? नहीं, ये कोई घबराहट नहीं थी। हुँ। ये ज़रूर था जबकि कि उस वक़्त कार्यवाहक सरकार थी। प्रधानमंत्री सेना इस्तीफ़ा दे ने चुके थे, केयरटेकर गवर्नमेंट थी। जी, लेकिन प्रमोद महाजन सीधे कहते थे कि केयरटेकर सरकार नाम का कोई टर्म संविधान में नहीं है। या तो हुँ, सरकार है या सरकार नहीं हुँ, है। तो अगर सरकार हुँ, है तो पूरी धमक से काम करेगी। वो जी, सीधे यही कहते थे और सरकार उसी हिसाब से सरकार ने काम किया। सरकार ने सेना को खुली छूट दी। जो सेना की हुँ, ज़रूरतें थी उनको पूरा किया गया। एक समय ज़रूर लगता था कि हमारे बहुत से जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन हुँ, वो जिस तरीके से मृत शहीद सैनिकों का मार्टायर्ड हुए सैनिकों हुँ, सम्मान किया गया, उससे देश में एक पूरी हुँ, उस जो केयरटेकर सरकार जिसे कह रहे हैं, उस सरकार के प्रति एक बड़ी सम्मान की भावना लोगों में आई कि हुँ, देखिए ये कम से कम एक ऐसी सरकार है, जो हमारे शहीद हुए सैनिकों का कितना सम्मान कर रही जी। काफ़ी कुछ आपने करीब से देखा उस दौर में, संसद वाली घटना को भी देखा। अब जो परिस्थितियाँ हैं, कल के बाद क्या होगा? शरद गुप्ता जी से हम फिर चर्चा करेंगे इस पर कि कल के मॉक ड्रिल के बाद पूरे देश में जो माहौल है, उसके बाद कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है और किस तरह पाकिस्तान के अंदर
इसको लेकर एक डर व्याप्त होता है। डर पहले से जैसा कि मैंने कहा कि बना हुआ है, लेकिन अब वक्त कार्रवाई का है और कार्रवाई बहुत ज्यादा दूर कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देती। हाँ, उचित समय क्या होगा, निश्चित तौर पर ये सरकार भी कम और सेना और सुरक्षा बल वो उसके जनरल और उसके इंटेलिजेंस वो अपने हिसाब से उचित समय का फैसला करेंगे और हम में से किसी को भी उस मामले में अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर या सेना के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट या किसी माध्यम से बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए शरद गुप्ता जी आपने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। निबंध